15 अगस्त 1947 ये एक ऐसी तारीख है ना जो एक साथ आजादी की बहुत बड़ी खुशी और सबसे गहरे दर्द दोनों का प्रतीक है। मतलब 200 सालों की गुलामी के बाद हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन इसकी जो कीमत हमने चुकाई उसने इस उपमहाद्वीप की आत्मा को जैसे हमेशा के लिए छलनी कर दिया। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखंड भारत को दो टुकड़ों में क्यों बंटना पड़ा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा है 1.5 करोड़, ये महज कोई नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये उन इंसानों की गिनती है जिन्हें रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपना शहर, अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। सच कहें तो इतिहास में विस्थापन का इतना बड़ा और इतना भयानक मंजर शायद ही कभी देखा गया हो। और दुख की बात तो यह है कि यह विस्थापन जरा भी शांतिपूर्ण नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 10 लाख लोगों ने नफरत की आग में अपनी जान गंवा दी। ये कितनी बड़ी विडंबना है, जिस आजादी के लिए अनगिनत क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, उसी आजादी के आते ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि जो ट्रेनें लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए चली थी ना, वो अक्सर लाशों से भरी हुई अपनी मंजिल तक पहुंचती थी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ। विभाजन के बीच बोल तो नफरत की शुरुआत आखिर हुई कैसे? आइए इसे देखते हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा एक साथ खड़े रहने वाले हिंदू और मुस्लिम रातों रात दुश्मन नहीं बन गए थे। अगर हम 1857 की क्रांति को देखें तो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा जबरदस्त विद्रोह किया था कि ब्रिटिश सत्ता लगभग हिली गई थी। लेकिन यहीं से अंग्रेजों को समझ आ गया कि इस एकता को तोड़े बिना भारत पर राज करना तो नामुमकिन है। तो यहीं से शुरू होती है उनकी मशहूर डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति। फिर चाहे वो 1905 का बंगाल विभाजन हो, 1906 में मुस्लिम लीग का बनना हो या फिर 1909 के सुधार, ये सब उसी कूटनीति के अहम हिस्से थे। और ये हिस्सा उस कूटनीति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया से ये कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए वहां प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दरअसल उन्होंने बड़ी ही चालाकी से राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल को ऐसे बांटा कि पश्चिमी हिस्से में हिंदू बहुमत में आ गए और पूर्वी हिस्से में मुस्लिम। मतलब ये एक पूरी तरह से सोची समझी चाल थी, ताकि दोनों बड़े समुदायों के बीच अविश्वास पैदा किया जा सके। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है। 1910 और 1920 के दशकों तक आते आते ये वैचारिक खाई और भी गहरी होने लगी थी। इस संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना का राजनीतिक सफर काफी ऐतिहासिक विडंबनाओं से भरा हुआ है। एक समय था जब जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक बेहद मजबूत पुल का काम करते थे। सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा था। लेकिन फिर 1920 आते आते गांधी जी के असहयोग आंदोलन और उनके काम करने के तरीकों से गहरी असहमति के कारण जिन्ना ने कांग्रेस से पूरी तरह किनारा कर लिया। और ये जो राजनीतिक गतिरोध था ना, ये 1928-29 के दौर में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट थी जो संयुक्त इलेक्टोरेट की वकालत कर रही थी, और बिल्कुल इसके उलट दूसरी तरफ जिन्ना के 14 सूत्र थे जो खास तौर पर मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट और उचित प्रतिनिधित्व या कोटे की मांग पर अड़े थे। ये गतिरोध साफ दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ढांचा कैसा हो, इस बात को लेकर दोनों प्रमुख दलों के बीच भरोसे की डोर लगभग टूट चुकी थी। अब चलते हैं अध्याय 3 पर। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी का उदय और पाकिस्तान की परिकल्पना। 1930 का दशक आते आते उपमहाद्वीप के विभाजन का जो विचार पहले सिर्फ बातों में था, वो अब एक ठोस राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगा था। 1930 में सारे जहां से अच्छा लिखने वाले मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के मंच से पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की बात कही। फिर 1933 में चौधरी रहमत अली ने अपने एक पैम्फलेट में इसमें कश्मीर का नाम भी जोड़ दिया और पहली बार पाकिस्तान शब्द गढ़ा। और फिर आया 1940 का वो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जहां जिन्ना ने खुले तौर पर एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास ही कर दिया। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग ने अचानक इतनी आक्रामक रणनीति क्यों अपनाई। खैर, इसका जवाब 1937 के प्रांतीय चुनावों में छिपा हुआ है।
इन चुनावों में मुस्लिम लीग को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस हताशा के बाद लीग ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने आम जनता के बीच ये नैरेटिव बहुत आक्रामकता से फैलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग देश की सख्त जरूरत है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हालात और भी ज्यादा नाटकीय हो गए। जहां एक और कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, जिसके चलते उनके तमाम बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का बिना शर्त समर्थन किया। इसका नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश सरकार की नजर में मुस्लिम लीग का कद काफी बढ़ गया और जाहिर है कांग्रेस नेताओं के जेल में होने की वजह से लीग को अपना प्रभाव बढ़ाने और पाकिस्तान की मांग को जमीन तक पहुंचाने का पूरा मौका मिल गया। तो इस तरह हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, द फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट, अंतिम टूटन का बिंदु। विश्व युद्ध खत्म होते ही हम 1946 के उस नाजुक दौर में आ गए जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। भारत को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश की गई 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए। इस प्लान में भारत को बिना बांटे प्रांतों को 3 ग्रुप्स में रखा जाना था। ग्रुप ए हिंदू बहुल्य इलाकों के लिए और ग्रुप बी और सी मुस्लिम बहुल्य इलाकों के लिए। शुरुआती तौर पर जिन्ना इस पर राजी हो गए थे क्योंकि इसमें उन्हें काफी स्वायत्तता दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इस ग्रुपिंग व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी बहुत सख्त शर्तें थीं और अंत में हुआ वही जिसका डर था। ये योजना पूरी तरह से विफल हो गई। कैबिनेट मिशन के फेल होने के बाद पूरे देश में तनाव अपने बिल्कुल चरम पर था और तभी मोहम्मद अली जिन्ना का ये बेहद कड़ा बयान सामने आया, या तो हमारे पास बटा हुआ भारत होगा या फिर बर्बाद भारत। ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम था जिसने पूरे देश में हिंसा की एक भयंकर चिंगारी को हवा दे दी और इसका परिणाम बहुत ही खौफनाक रहा। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया गया। बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी के राज में कोलकाता की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज है। इसे द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा जाता है। हजारों मासूम लोग मारे गए और पुलिस को एक तरह से मूक दर्शक बना दिया गया। यहां से उठी हिंसा की लपटें देखते ही देखते बिहार, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस तक फैल गईं। इस भयंकर खून खराबे ने सभी नेताओं को अंदर तक हिला दिया और उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अब देश का बंटवारा ही एकमात्र रास्ता बचा है। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी अध्याय 5 पर, रेड क्लिफ लाइन खींचना, सरहदों का खूनी बंटवारा। जब ये तय हो ही गया कि विभाजन होकर रहेगा, तो शुरू हुआ लॉजिस्टिक्स और सीमाओं को तय करने का सबसे ज्यादा अफरा तफरी वाला काम। 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान पेश किया गया। ये वो अंतिम समझौता था जिसके तहत भारत को 2 स्वतंत्र और संप्रभु देशों यानी भारत और पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर बांटा जाना था। इसी प्लान को आगे चलकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रूप में पास किया गया, जिसके तहत पंजाब और बंगाल जैसे विशाल प्रांतों को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया गया। अब यहाँ जो सबसे अहम और हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो नई सीमा तय करनी थी, इसका पूरा जिम्मा सर साइरल रैटक्लिफ को दिया गया। वो एक ऐसे इंसान थे जो इससे पहले कभी भारत आए नहीं थे। उन्हें यहाँ के भूगोल, यहाँ की जनसंख्यिकी और संस्कृति की कोई भी समझ नहीं थी और इस इतने बड़े, इतने नाजुक काम के लिए उन्हें वक्त कितना मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। जरा सोचिए, एक कागजी नक्शे पर लकीर खींचकर उन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला महज कुछ हफ्तों के अंदर कर डाला। विभाजन के इस अकल्पनीय दर्द के बीच एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी थी। वो थी 500 से भी ज्यादा स्वतंत्र रियासतों का एकीकरण। और यहाँ एंट्री होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने अपनी बेजोड़ कूटनीति और दृढ़ संकल्प से इस लगभग असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और ज्यादातर रियासतों को भारत में मिला लिया। जहां जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों ने थोड़ा होल्ड आउट करने की या अलग रहने की कोशिश की, वहां सरदार पटेल ने राजनीतिक दबाव और मिलिट्री सपोर्ट का एकदम सटीक इस्तेमाल किया और इस तरह आधुनिक भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। आखिरकार 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल गई। लेकिन सबसे खौफनाक सच तो ये था कि जो करोड़ों लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनका घर असल में किस देश के हिस्से में आया है। जी हाँ, सीमाओं की जो रैडक्लिफ लाइन थी, उसे 17 अगस्त तक पूरी तरह गुप्त रखा गया था। और जब 17 अगस्त को सच्चाई सामने आई, तो अचानक लोगों को पता चला कि रातों रात वे अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं।
और फिर शुरू हुआ विस्थापन और हिंसा का वो अंतहीन सिलसिला जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने 1857 की एकजुटता से लेकर 1947 के इस बेहद दर्दनाक विभाजन तक के पूरे सफर को गहराई से समझा। आज भी वो रैडक्लिफ लाइन सिर्फ हमारे कागजी नक्शों पर ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर लोगों के जहन में भी खिंची हुई महसूस होती है। ऐसे में एक सवाल पीछे छूट जाता है, इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन और लाखों मासूमों की जान जाने के बाद क्या ये उपमहाद्वीप कभी रैडक्लिफ लाइन के उस गहरे आघात से सचमुच उभर पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।